नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा अनअकैडमी पे। दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चल रहे थे। आशा करती हूँ आप सब उन लोग को उन सारे प्रीवियस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करते चले जा रहे होंगे। जिनका पेपर है वो और ध्यान से अच्छे से पढ़े, उनका पेपर अच्छे से जाएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का। लेकिन उससे पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखे। कमजोर शरीर के साथ तो आप चल सकते हैं। अगर आपकी तबीयत खराब है, आप थके हैं, तब भी आप चल सकते हैं। लेकिन अगर आपके कमजोर हौसले होंगे तो आप कमजोर पड़ जाएंगे। इसीलिए दोस्तों कह रही हूँ, कमजोर हौसलों को मत रखिए, अपने हौसले मजबूत रखिए और तैयारी में लग जाइए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन क्या दिया है। सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं। ए, जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है, जिनकी योजना बच्चों द्वारा बनाई जाती है, जो बच्चों के लिए अर्थपूर्ण होती है, जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण होती है। तो बच्चों को लिए देखिए, सीटेट में बच्चों के लिए होता है, तो बच्चों के लिए क्या होगा, अर्थपूर्ण होनी चाहिए, जो उनके काम की होनी चाहिए। ठीक है, जो उनका सर्वांगीण विकास करे, ऐसी योजना होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में, द्वितीय भाषा या अंग्रेजी में, विद्यालय की भाषा या राज्य की भाषा में, शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए एनसीएफ 2005 भी किसकी बात करता है, जो भाषा पहले जो स्कूल में पहले प्राथमिक स्तर पर उनको कौन सी भाषा सिखानी चाहिए, उनकी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, यही मतलब हो गया, बच्चों की घर की भाषा या मातृभाषा में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथन के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। नहीं पे फोकस करिएगा दोस्तों, नहीं पूछा है। कविता, गीत एवं मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं, उच्चारण का अभ्यास करते हैं, विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं, शब्द संपदा बढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए, शब्द एवं वाक्य संरचना जो होती है वो तो उनको आती ही है। जब वो कोई कविता, गीत, मंत्र बोलते हैं तो रटते हैं ना, उसका बार बार रिपीट करते हैं, उच्चारण का अभ्यास भी करते हैं, उनका उच्चारण सही होता है। शब्द संपदा क्या होता है, शब्दों पर अधिकार होता है उनका, मतलब उनको ज्यादा से ज्यादा उनका वोकेबलरी जो शब्द भंडार है वो बढ़ता है। लेकिन विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण, यहाँ व्याकरण गीत, कविता, गीत एवं मंत्र के माध्यम से वे व्याकरण नहीं सीखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है। देखिए किस लिए करता है, यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन सा भाषा का श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं, यह पता लगाने के लिए बच्चों को सीखने में कहाँ कमी आ रही है, बच्चों को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु, बच्चे की उसके सहपाठी से तुलना करने के लिए। तो आकलन क्यों करते हैं, ताकि उनके बच्चों के आगे का अधिगम, मतलब वो अभी क्या सीखें, क्या कमी आई, उनको आगे कैसे अधिगम देना है, उसमें सहायता प्रदान करने के लिए, उसकी योजना बनाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यह क्या कहलाता है। यानी जो दो भाषा, मतलब अलग अलग भाषा के बच्चे हैं, वो एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और फिर वो तो क्या कहलाते हैं, जब वो बात करते हैं तो एक शब्दों का, एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, ये क्या कहलाता है, इसे संकेत बदलना कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संकेत बदलना कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बच्चे अपनी लिखने की शुरुआती यात्रा आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, ये चिन्ह क्या कहलाते हैं। यानी जब छोटे बच्चे होते हैं तो उनको पेन इन थमा दिया जाता है कि लो आड़ी तिरछी लाइन बनाओ, ऐसे खींचो वैसे खींचो कहते हैं ना, तो वो क्या कहलाते हैं, वो चित्रकारी कहलाती है। कीरम काटे, यहाँ कीरम काटे होगा, कीरम काटे स्क्रिबलिंग होगा, स्क्रिबलिंग, कीरम काटे या इसी को कहते हैं स्क्रिबलिंग। लिखना या स्वयं की वर्तनी। तो दोस्तों जब बच्चे शुरुआती दौर में आड़ी तिरछी लाइन बनाते हैं, उन चिन्हों को हम कीरम काटे या स्क्रिबलिंग कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, कीरम काटे या स्क्रिबलिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों में उनका हस्तलेखन विकसित
करने में सहायता करेगा। हस्तलेखन मतलब उनको हाथ से काम करने में मदद करेगा। देखिए क्या है, अलमारी में कपड़ों को फैलाना, कुछ छलका देना, तीलियां उठाना, धागे में मनके पिरोना। दोस्तों हस्त कौशल, गांधी जी आपके हस्तलेखन कौशल की बात करते हैं, तो इसमें क्या, जिससे उनके हाथ, उनको कौशल, उनके हाथ से कुछ बनाई हुई चीजें वो सीखेंगे। तो क्या, धागे में मनके पिरोना, जब वो धागे, मनके यानी मोती जो होता है, माला वगैरह बनाएंगे तो उससे हस्तलेखन कौशल उनका बढ़ेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? सबसे महत्वपूर्ण बोला है दोस्तों। देखिए क्या कह रहा है, चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भों में भाषा को समझने में मदद करते हैं। चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया को मिलाने में सहायता करते हैं। बच्चों के दृश्य साक्षरता विकसित करते हैं। चित्र बनाने वाले तब शिक्षक की कला एवं सौंदर्यबोध की सराहना करते हैं। दोस्तों देखिए सबसे पूछा है, बाकी तीनों भी महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करते हैं। यानी जब वो चित्र देखेगा तो उससे कल्पना का विकास होगा। वो जो चीज नहीं भी समझ पाता है वो चित्र के माध्यम से वो अच्छे से समझ लेगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा ना। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कहानियां बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा यहाँ डैश होगा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। मतलब कहानी को आनंद लेने के साथ साथ वो और क्या विकसित करती है छात्रों में, साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों में जीवन कौशल या गद्यात्मक कौशल। तो दोस्तों कहानी जब वो पढ़ेगा तो कहानी क्या एक साहित्य का भाग होता है, तो वो साहित्य की भी समझ उसमें बढ़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन कह रहा है, बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसका है? देखिए कथन पूछा है, मतलब बच्चों में जैविक भाषा की बात कर रहा है, तो ये किसका कथन है? ए बीएफ स्किनर, नॉम चॉम्स्की, लेव वाइगोत्स्की या फिर डी आपका जीन पियाजे। तो दोस्तों ये कथन आपका नॉम चॉम्स्की का है। किसका है? नॉम चॉम्स्की का। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा है दोस्तों। वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना, बी कह रहा है संदर्भों के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना, फिर कह रहा है वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना, फिर डी कह रहा है नियमों का रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। तो दोस्तों देखिए लास्ट वाले ऑप्शन में क्या आया, नियमों को रटकर। जहां रटकर करने के लिए बात की जाए वो ऑप्शन वैसे भी गलत हो जाएगा। रटकर अभ्यास कराकर व्याकरण नहीं सिखाना चाहिए, उनको संदर्भ में व्याकरण मतलब एकीकृत करके व्याकरण सिखाना चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका आपका ऑप्शन नंबर डी देखिएगा क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। फिर से पढ़ लीजिए, प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं पूछा था दोस्तों, तो यहाँ क्या नियमों को रटकर की बात की गई थी। तो रटकर तथा अभ्यास करा के व्याकरण सिखाने की बात नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पर साक्षरता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ठीक है, मतलब साक्षरता पढ़ाई से संबंधित है, बच्चों में किस चीज से पूछ रहा, अर्जित करने में कुशलता होगी ना। ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रवाहता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थापन करना एवं भाषा की समझ, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। तो दोस्तों की साक्षरता किस चीज से बढ़ेगी? जब वो उसका अर्थ ग्रहण करके पढ़ेंगे और भाषा की समझ से परिचित होंगे। तो यहाँ आपको ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी यानी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना क्या कहलाता है? आईटीसी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी या सूचनात्मक प्रौद्योगिकी। तो दोस्तों इसे आईटीसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आईटीसी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ये होता है। ठीक है, इसके माध्यम से टीचर जो है वो प्राथमिक स्तर पर बच्चों के ज्ञान को बढ़ावा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली
स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहते हैं? कल भी बताया था ये क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्कोरिंग मार्गदर्शिका को क्या कहते हैं? देखिए ऑप्शन ए रूब्रिक्स, बी है जांच सूची, सी अनुसूची या विस्तृत सूची, डी है कर्म निर्धारण मापनी। तो दोस्तों स्कोरिंग मार्गदर्शिका को कहा जाता है रूब्रिक्स। क्या कहते हैं? रूब्रिक्स कहते हैं। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है? व्याकरण अनुवाद विधि है वो किस पर अधिक बल देती है? शुद्धता पर, उपयुक्तता पर, प्रवाह पर, उच्चारण पर। तो दोस्तों व्याकरण अनुवाद विधि किस पर बल देगी? शुद्धता पर ज्यादा बल देगी। किस पर? शुद्धता पर। तो आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अध्यापक द्वारा आयोजित किसी गतिविधि में संलग्न बच्चों के साथ अंतःक्रिया, कैसी अंतःक्रिया होनी चाहिए पूछ रहा है। तो देखिए संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित करने में सहायता करती है, जब वे खेल रहे हो तब भाषा अधिगम को बोझिल बनाती है, ज्ञान का प्रमाणित स्रोत प्रदान करती है, भाषा के खेलों द्वारा बच्चों को उनके घर की भाषा सीखने में सहायता करती है। तो दोस्तों जहां भी संदर्भ की बात की जाए कि बच्चे पूरा कॉन्टेक्स्ट एक इंटीग्रेटेड तरीके से, एकीकृत तरीके से सीखे, वही आपका ऑप्शन बेस्ट होता है। संदर्भानुसार भाषा और संप्रेषण विकसित, बच्चों का संप्रेषणात्मक विकास करेगी, यही आपका क्या अध्यापक द्वारा ये जो आयोजित की जाएगी गतिविधि, ये सबसे बेस्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि बच्चे अपने आसपास दो भाषाएं सुनते हैं तो दो भाषाएं सुनने का यह अवसर क्या होगा? देखिए बच्चे को वंचित रखेगा, बच्चे को लाभ पहुंचाएगा, किसी भी तरह प्रभावित नहीं करेगा, पारस्परिक रूप से बाधित करेगा। दोस्तों जब वो दो भाषाएं सुनेगा तो सीधी सी बात है कि उसका क्या ज्ञान का भंडार, उसका शब्द भंडार बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो यहाँ उसका बच्चे को क्या लाभ पहुंचाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से बच्चों की भाषा का विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण पहलू है? सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? उसे भाषा का अवसर मिलना, उस भाषा में प्रयोग एवं अभ्यास करना, त्रुटियों में सुधार करना, वयस्कों की नकल करना। तो भाषा विकास का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? जब उसे भाषा का सबसे अधिक अवसर मिलेगा, जब वो अपनी भाषा को सबसे ज्यादा प्रयोग करेगा, संप्रेषण करेगा, अपने विचारों का आदान प्रदान करेगा, तो सबसे ज्यादा क्या, जब उसे अवसर मिलेगा तो उसके भाषा का विकास भी सबसे ज्यादा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, फिर से देखिए स्क्रिबलिंग से आया है। लिखना सिखाने में कीरम काटे या स्क्रिबलिंग एक महत्वपूर्ण चरण है, क्योंकि बच्चे प्रयास करते हैं। अब ये करते क्यों हैं स्क्रिबलिंग? जिस दिन से उन्होंने पेन या पेंसिल पकड़कर उस दिन से शब्द एवं अक्षर लिखने का, अपने लिए चिन्हों से अर्थ निकालने का, पढ़ने लिखने एवं संख्या ज्ञान में कुछ समय बिताने का, वयस्कों की नकल करने का। दोस्तों क्या जब उनको पेन दिया जाता है, पेन पेंसिल की लो बनाओ आड़ी तिरछी लाइन, तो क्या वो अपने से चिन्हों का अर्थ निकालते हैं, उनको जो समझ में आता है वो वैसे लाइन वगैरह खींचते हैं। तो ये क्या, तो अपने लिए चिन्हों का अर्थ निकालते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिखाई और लेखन एक समान है, लेखन विचारों की अभिव्यक्ति है, लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना है, लिखना एक उत्पाद है। तो दोस्तों क्या इसमें से कौन सा कथन सही है? देखिए लिखाई और लेखन एक समान नहीं होते हैं, लिखाई का तात्पर्य कागज पर शब्द लिखना भी सिर्फ नहीं होता है, लिखना एक उत्पाद है ये भी गलत है, लेकिन लेखन क्या विचारों की अभिव्यक्ति है। जब हम अपने विचारों को लिख कर बताते हैं तो वो क्या होती है, विचारों की लेखन से विचारों की अभिव्यक्ति होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखिए, हाथ व आंख का समन्वय किस कौशल के विकास को बढ़ावा देता है? जब हम हाथ और आंख दोनों को मिलाकर कोई कौशल मतलब कोई कौशल जिससे बढ़ता है, कौन सा कौशल होता है? सुनना, हस्तलेखन, बोलना, पढ़ना। तो दोस्तों सीधी बात है, जब अपने हाथ का प्रयोग करेंगे, आप दिमाग लगा के कोई चीज बनाएंगे अपने हाथ से, तो क्या होगा, हस्तलेखन, आपका हस्तलेखन कौशल का विकास होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनियादी स्तर पर शिक्षार्थियों को विद्यालय में उनके घर की भाषा में पढ़ाना चाहिए, क्योंकि मतलब प्राथमिक स्तर पर, बुनियादी स्तर पर बच्चों को घर की भाषा में क्यों पढ़ाना चाहिए? यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता को बढ़ाएगा, विद्यालयी भाषा सीखना कम महत्व रखता है, यह विद्यालयी भाषा में नए ज्ञान को संप्रेषित करती है, या कक्षा में चुप्पी को बढ़ावा देती है। तो दोस्तों आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? यह उनकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में सहभागिता, मतलब जब
प्राथमिक स्तर पे बच्चों की आप मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो बच्चे क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास में सहभागिता करेंगे, उसमें बात करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान करेंगे। तो यह क्या होगा, यही सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, विद्यालय के शुरुआती दिनों में शिक्षार्थी के घर की भाषा का उपयोग करना। उसी तरह का क्वेश्चन है सेम जैसे पहला वाला गया है कि शुरुआती दिनों में, वही मतलब हो गया ना, प्राथमिक स्तर पर, बुनियादी स्तर पर, मतलब प्रयोग करना क्यों जरूरी है। देखिए शिक्षकों पर बोझ बढ़ाता है, गलत बात है। सभी के लिए अधिक प्राकृतिक एवं तनाव भरा है, ये भी गलत बात है। हमेशा अधिगम उद्देश्यों में सुधार को बढ़ावा देता है। घर से विद्यालय में सहज परागमन को समुन्नत करता है, ये ठीक है लेकिन उतना सही नहीं है। लेकिन देखिए घर से विद्यालय, जब बच्चा घर से विद्यालय जाता है उसके लिए नई जगह होती है ना दोस्तों, वहाँ जाएगा तो उसको क्या घर जैसा ही माहौल देने के प्रयास किया जाता है ताकि वो अपने विचार, अपना जो उसका विकास हो संपूर्ण रूप से हो सके। तो वो जब घर से विद्यालय में जाता है तो वहाँ सहज परागमन को समुन्नत करता है, यानी जब वो घर से विद्यालय जाता है तो वहाँ उसे सहजता, एक घर जैसा माहौल ही देने का प्रयास किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखिए, योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। योगात्मक आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है, उपलब्धि में सुधार करना, एक इकाई के अध्ययन की शुरुआत में विद्यार्थी की समझ पर तथ्य तथा आंकड़े एकत्रित करना, शिक्षण में विद्यार्थियों के अधिगमन में सुधार हेतु विद्यार्थियों की समझ के वर्तमान स्तर का मूल्यांकन करना, उपलब्धि का मापन करना एवं गुणवत्ता स्थापित करना। तो दोस्तों योगात्मक आकलन का मतलब यही होता है कि पहले तो उनकी उपलब्धि का मापन किया जाता है, फिर उसके आधार पर उन्होंने कितना सीखा, अब तक क्या क्या किया, सब चीज़ का लेके उनका फिर क्या, उनकी शिक्षा में गुणवत्ता स्थापित, यानी उनको सुधार किया जाता है, जितनी उनकी कमियां उन पर काम किया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विविध परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी उपयोग करने के लिए हमें आवश्यकता है व्याकरण के नियमों को जानने की, प्रत्येक व्याकरणिक पद की परिभाषाएं जानने की, व्याकरण के प्रति व्यवस्थित ध्यान केंद्रित करने की, संदर्भ के अनुसार व्याकरण के उपयोग पर ध्यान देने की। तो दोस्तों देखिए फिर से, विविध परिस्थितियों मतलब अलग अलग परिस्थितियों में भाषा का उपयुक्त एवं प्रभावी, सबसे प्रभावी ढंग से हम कब उपयोग कर सकते हैं, जब क्या हम व्याकरण का संदर्भ, देखिए हमेशा सीधे संदर्भ की बात करता है। संदर्भ का मतलब होता है हर चीज में जोड़ के व्याकरण सिखाना, चाहे कविता सिखाए, चाहे कोई भी चीज सिखाए, अगर बच्चों को कहानी के माध्यम से, जो भी हर चीज के माध्यम से उनको संदर्भ यानी कॉन्टेक्स्ट में सब चीज से जोड़ के व्याकरण सिखाना है और उनके उपयोग पर ध्यान देना है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा की कक्षा के लिए सही है। कक्षा में उठ रहे शोर का तात्पर्य है कि शिक्षार्थी अधिगम में शामिल है, सही बात है। एक अनुशासित कक्षा वह है जहां शिक्षार्थी साथ बैठ, सही नहीं, ये देखिए यहाँ क्वेश्चन होगा ना, सही नहीं है। एक अनुशासित कक्षा वह है जहां शिक्षार्थी साथ बैठे और शिक्षक अच्छा पढ़ा रहे हैं। चिंतन करना, समूह बनाना, साझा करना, यह सब समूची कक्षा की गतिविधि में संलग्न करने के लिए तरीके, ये भी सही बात है। एक शिक्षक शिक्षार्थियों से एक कहानी भूमिका निर्वाह करवाता है या करवाती है। देखिए ये तीनों ऑप्शन में बच्चे क्या है, सम्मिलित है, बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये देखिए बी में क्या कर रहे हैं, एक अनुशासित कक्षा बात जहाँ शिक्षार्थी शांत बैठे रहे, शिक्षार्थी को कभी भी एकदम शांत नहीं, ये शिक्षक केंद्रित नहीं, बाल केंद्रित शिक्षा की बात होती है हमेशा, ठीक है। तो शिक्षक, ये कैसी क्लास हो गई, शिक्षक केंद्रित हो गई कि शिक्षार्थी शांत बैठे और शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ सही नहीं है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, व्याकरण के अभ्यास संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। देखिए एक ही टाइप के क्वेश्चन है, कैसे कैसे पूछता है, आपको इसका समझना है कि इसका आंसर बनेगा कैसे। जीवन उन्मुख होने चाहिए, पूर्तिया रूप से केंद्रित होने चाहिए, रटने पर केंद्रित होने चाहिए। तो देखिए व्याकरण के अभ्यास कैसे होने चाहिए, पहले ही बताया, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक नॉम चॉम्स्की द्वारा सुझाया गया है। नॉम चॉम्स्की द्वारा देखिए क्या सुझाया गया है, आपको पेडागोजी की क्लास में बताया गया था नॉम चॉम्स्की किस किस चीज की बात करते हैं। देखिए जब बच्चा जन्म लेता है तो उसमें भाषा की बुनियादी योग्यता नहीं होती, गलत बात है, नॉम चॉम्स्की ऐसा नहीं कहते हैं। बच्चे जिस संस्कृति में जन्म लेते हैं उनके अनुसार वे विभिन्न तरीके से, विभिन्न गति से भाषा सीखते हैं। फिर क्या कह रहा है,
भाषा अर्जित करने के लिए नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। बच्चे सकारात्मक पुनर्बलन के उत्पाद के रूप में भाषा सीखते हैं। पुनर्बलन की बात तो आपके बीएफ स्किनर करते हैं। तो क्या भाषा, नॉम चोम्स्की क्या कहते हैं, बच्चे भाषा की जन्मजात क्षमता के साथ पैदा होते हैं। बच्चों में क्या प्राकृतिक क्षमता होती है, सहजात क्षमता होती है। तो ये आपका सही हो जाएगा। नैसर्गिक मतलब क्या होता है, प्राकृतिक। भाषा अर्जित करने की नैसर्गिक मानवीय योग्यता होती है। यही नॉम चोम्स्की के आधार पर सही होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है। आगमनात्मक विधि प्रारंभ होती है किससे? भारी सामग्री से हल्की सामग्री, जटिल से विभिन्न, परिचित से अपरिचित, अमूर्त से मूर्त। तो दोस्तों क्या होता है कि आगमनात्मक विधि में परिचित से अपरिचित यानी ज्ञात से अज्ञात, जो चीजें बच्चों को पहले से पता रहती हैं वही चीजें उनको बताई जाती है। यानी उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं ना। उदाहरण मतलब ऐसे उदाहरण देंगे जो बच्चों को पता रहेगा, फिर उनको उदाहरण समझाने के बाद उनके नियम बताया जाता है। तो यानी ज्ञात से अज्ञात, परिचित से अपरिचित की ओर ले जाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आखिरी क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी उंगलियों से रेत भरी ट्रे में वर्णमाला के अक्षर लिखने के लिए कहती है या कहता है। इस गतिविधि के उद्देश्य क्या है? मतलब वो रेत भरी ट्रे है, उससे उंगली से कुछ कार्य करवा रही है, उस पर कह रही है लिखो। तो क्या करवा रही है वो? कक्षा में कृमि परिवेश को बढ़ावा देना, उनमें साफ एवं गंदे हाथों के अंतर समझ बनाना, उनके सूक्ष्म गत्यात्मक कौशलों को मजबूत करना, घर के लगाव से उनका ध्यान हटाना। तो दोस्तों देखिए वो क्या कर रही है कि जब वो रेत भरे ट्रे पे लिखवा रही है तो वो क्या कुछ न कुछ तरीके से उनके हाथ, उनके सूक्ष्म गतिक कौशल है, लिखने का प्रयास करा रही है। सूक्ष्म गतिक कौशल क्या होता है? छोटे छोटे जो हम लोग अभ्यास करते हैं, जैसे लिखना हो गया, कोई कार्य हो गया हाथ से छोटे मोटे करना, तो वही कहलाता है। तो वो क्या कर रही है? उनसे लिखने का प्रयास करवा रही है, उनके हाथों के, उनकी मांसपेशियों को मजबूत बनवा रही है। तो यहाँ आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास मेरी यहीं समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई डाउट हो तो जरूर पूछिएगा और हमारे चैनल को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको समय समय पर क्लासेस मिलती रहेंगी। और हमारा साथ देते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। मिलते हैं नए वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।